से हमारे चैनल पर। और मैं फिर से हाजिर हूँ शेरशाह का अगला भाग लेकर। आप इसे पूरा देखिए। बहुत ही सरल भाषा में मैंने बताने की कोशिश की है। शेरशाह का शासन प्रबंध हमने इससे पहले पढ़ा। शेरशाह की सैनिक उपलब्धि, किस तरह शेरशाह ने अपने पराक्रम से, अपने बाहुबल से, अपनी योग्यता से दिल्ली और आगरा के जो मुगल शासक हुमायूं थे उसे उन्होंने खदेड़ दिया। और भारत उस समय जो मुगल साम्राज्य जो बना था बाबर का, उस पर उसने अपना अधिकार कर लिया। शेरशाह को सैनिक उपलब्धि के द्वारा जानते हैं हम, लेकिन ज्यादा वो क्यों जाने जाते हैं? शासन प्रबंध किससे जाने जाते हैं? उनका शासन प्रबंध इतना अच्छा था कि उन्होंने इतने कम समय में इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया। शासन प्रबंध के क्षेत्र में इतनी अच्छी उनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी। बहुत दिनों तक इन्होंने शासन नहीं किया, मात्र 4 से 5 साल तक उन्होंने शासन किया उसके बीच। और इतने कम समय में 4 साल में इन्होंने जो दिखाया वह अद्भुत था। क्योंकि शेरशाह ने हर जगह को देखा था। इसके पहले चैप्टर में हमने देखा कि इब्राहिम लोदी के शासनकाल को भी देखा था, उसकी शासन व्यवस्था को भी देखा था। वह बाबर के साथ भी काम किया, उसके हम मुगलकालीन व्यवस्था भी देखा। और इन सब को देखने के बाद उसने अनुभव प्राप्त किया। अंततः अपने अनुभव को उसने कब साकार रूप दिया? जब वो राजा बन गया। तो शेरशाह राजा बना। मुगल शासक भी होते थे, ये भी एक शासक बना। लेकिन मुगल शासकों की नीति शासन को विकेंद्रीकृत करके शासन चलाना था, यानी शासन को का पावर जो है वो चारों तरफ फैला देना था। लेकिन शेरशाह ने शासन को एक केंद्रीय व्यवस्था उसको सही माना और एक केंद्रीकृत व्यवस्था की स्थापना की। कोई मंत्रिमंडल नहीं चाहिए मुझे कोई मंत्रिमंडल, लेकिन कुछ लोगों को उन्होंने अपने सलाहकार के रूप में रखा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वह एकदम से एक तंत्रात्मक व्यवस्था थी, एक व्यक्ति के द्वारा, और बिल्कुल निरंकुश शासन व्यवस्था थी जिसमें कोई मंत्रिमंडल भी नहीं था। लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा कि कुछ सलाहकार उनके साथ थे जो उन्हें विशेष क्षेत्र में सलाह दिया करते थे। तो केंद्रीय शासन का हेड कौन हो गया? राजा, जो निरंकुश था, जिसके पास सारी शक्तियां थी। अब राजा के पास जो सलाहकार थे वो कौन होते थे? 5-6 सलाहकार थे। इसमें कहेंगे दीवान ए वजारत, जो प्रधानमंत्री थे, उसका जो हेड होता था वजीर होता था, जो प्रधानमंत्री के बराबर का चीज होता था। इसका काम बहुत ही महत्वपूर्ण था। आर्थिक व्यवस्था, वहां का जो हिसाब किताब है वो देखना, साथ ही साथ अपने और भी जो अधिकारी हैं और भी जो क्षेत्र है उस पर उन सब पर नियंत्रण रखना, यह वजीर का काम था। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि दीवान ए वजारत यह एक विभाग था जो उन्हें सलाह देता था। इसके बाद बात करते हैं दीवान ए आरिज। दीवान ए आरिज जो था वह अस्त्र शस्त्र संबंधी, युद्ध संबंधी, सेना संबंधी विषयों को देखता था। और इसके बाद दीवान ए रसातल। दीवान ए रसातल कौन होता था? जो विदेश के साथ
कैसा संबंध करना, किससे युद्ध करना, किससे संधि करनी है, इसका जो देख रेख है वह दीवान रसातल करता था और राजा को इस विषय में वह सलाह देता था। इसके बाद दीवान ए इंशा। दीवान ए इंशा वह था जो सरकारी आदेशों का पालन करवाता था। दीवान ए काजी, दीवान ए काजी था जो न्याय व्यवस्था को देखता था। ये सब केंद्रीय स्तर पे राजा के साथ होते थे, जो इन सब क्षेत्रों में रिलेटेड जो क्षेत्र हैं उससे संबंधित क्षेत्रों में ये उनका हेल्प करते थे। इसके बाद दीवान ए वालिद जो गुप्तचर विभाग हुआ करता था। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग था, क्योंकि जैसा कि हमने अभी तक शेरशाह के बारे में पढ़ा कि किस तरह शेरशाह ने सैनिक व्यवस्था की थी और सेना में क्या उन्होंने किस तरह उपलब्धि प्राप्त की, इसके लिए गुप्तचर व्यवस्था बहुत ही आवश्यक था राजा के लिए। और इस तरह हम देखते हैं कि कुछ सलाहकार राजा के लिए होते थे, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि एक मंत्रिमंडल होता था, एक जनता द्वारा चुनी गई सभा होती थी या वरिष्ठ लोगों के द्वारा चुनी गई सभा होती थी, ऐसा कुछ नहीं था। ये पूरी तरह से राजा अपने अनुसार काम करता था। अब हम बात करते हैं केंद्रीय शासन। चूंकि हमने देखा कि शेरशाह ने काफी लंबा चौड़ा अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, अपना राज्य बना लिया था। इन अपने बड़े साम्राज्य को उसने बहुत भागों में बांटा। जैसे हमेशा हम पढ़ते आ रहे हैं कि सुविधा के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए प्रांतों में बांटा जाता है राज्य को, तो यहाँ भी प्रांतों को में बांटा गया और इन प्रांतों को क्या कहा जाता था? इक्ता। इक्ता कहा जाता था। और ये इक्ता किसके हाथों में रहता था? सूबेदार के हाथों में रहता था। और सूबेदार कौन होते थे? जो राजा के बेटे थे या राजा के भाई थे या राजा के बहुत करीबी थे। कहने का मतलब कि इक्ता या प्रांत के जो प्रांतपति होते थे, जो उसके हेड होते थे, वो सूबेदार कहलाते थे। और वो कौन होते थे? राजा के बहुत ही करीबी जो होते थे। इनका काम प्रांतों में व्यवस्था स्थापित किए रहना, हर तरह से प्रांत को सही तरीके से संचालित करना, उसके हर काम को, यह काम सूबेदार का था। अब इक्ता जो प्रांत थे उसको भी छोटे भागों में बांटा गया था। उसको क्या कहा गया था? उसको सरकार कहा गया था। और सरकार के जो हेड होते थे वो कौन होते थे? जिला जिसको कह सकते हैं, जिला को हम सरकार कहे, ये शेरशाह ने सरकार कहा। और सिकदार ए सिकदारन जो उसके हेड थे वो सिकदार ए सिकदारन कहलाते थे या मुंसिफ ए मुंसिफान कहलाते थे। तो ये मुंसिफ ए मुंसिफान जो थे ये एक प्रकार से न्याय व्यवस्था भी देखते थे। तो इस तरह से नीचे की तरफ चलता गया। अब ये सरकार जो जिला था वो नगर या परगना में बटा हुआ था और इसके हेड कौन होते थे? सिकदार या आमिल होते थे। नगर और परगना के नीचे गांव होते थे। कहने का अर्थ यह है कि बहुत सारे गांवों को मिलाकर के नगर बनता था या परगना बनता था। और गांव का जो मुख्य व्यक्ति होता था, जो वहां का हेड होता था, वह मुकद्दम होता था। और ये मुकद्दम राजा के द्वारा नियुक्त नहीं होता था, बल्कि गांव वाले के द्वारा ही नियुक्त किया जाता था, चुना जाता था और उसे यहाँ पे मुखिया के रूप में रखा जाता था। इन सबका काम अपने अपने क्षेत्र को व्यवस्थित करना था। किसी भी तरह की अव्यवस्था ना फैले, कर व्यवस्था सही तरीके से हो, कर सही समय पे वसूल किया जाए, सही तरीके से कर वसूल किया जाए, किसी तरह की अशांति राज्य में ना हो, राजा का कोई आदेश हो वो
सब तक पहुंचे, किसी भी तरह का शिकायत हो जनता का तो वह सही जगह पे जाकर के उसका सही निदान हो, सही समस्या का सही निदान, समस्याओं का सही निदान हो। तो इस तरह से केंद्रीय शासन में राजा सर्वोपरि था, लेकिन एक तंत्र होने के बावजूद भी राजा ही प्रधान था, निरंकुश शासक था। उसके बाद भी हम देखते हैं कि उनके साथ या उनके इतने बड़े राज्य को देखने के लिए इतने सारे लोग होते थे जो राजा की सहायता के लिए होते थे। तो इस तरह हम देखते हैं कि शासन प्रबंध के क्षेत्र में, शासन के क्षेत्र में उन्होंने ये किया। अब जब बात होती है, हम अक्सर ये बात कहते हैं कि शेरशाह बहुत अच्छा शासन प्रबंधक था, बहुत कुशल शासन प्रबंधक था, या वह बहुत लोक कल्याणकारी शासक था। ये भी कहा जाता है कि शेरशाह एक लोक कल्याणकारी शासक था। कैसे? उसने इस क्षेत्र में तो काम किया है, हम देखते हैं उन्होंने भूमि कर व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा काम किया। क्या काम किया? जिस समय उसे उसके पिता हसन ने अपने जागीर में जिस समय वो लेके आ गए थे, तो उसने अपने जागीर में बहुत सुचारू ढंग से जागीर को चलाया। वहां जो किसान थे उसको उन्होंने बहुत नजदीक से देखा, उनकी समस्याओं को देखा, उसको दूर करने की कोशिश की, जिससे किसान हो या सैनिक हो सभी इसके मुरीद हो गए थे शेरशाह के। तो अपने युवावस्था में ही उन्होंने किसानों का दर्द समझा, उसे दूर करने का उपाय किया। तो वो जान गया था शेरशाह कि सबसे बड़ा काम क्या है, किसान हित है, किसान का किसी तरह से शोषण ना हो, किसान की जो जमीन है वह उससे वो बेदखल ना हो, या उसके साथ किसी तरह की ठगी ना हो, या उसके जमीन पे जो फसल है वो किसी तरह से बर्बाद ना हो जाए। तो ये जो काम था किसान के लिए, यह बहुत बड़ा काम था, किसान इससे बहुत खुश थे। भूमि की नाप, पहली बार भूमि की नाप की गई, एक अधिकारी को रखा गया, अहमद खान को, जो पूरी भूमि की नाप किया। उससे पहले भूमि की नाप नहीं हुई थी, बीघे में उसे बांटा गया और जमीन दिया गया, किसानों को जमीन दिया गया। जमीन देने पर उसे कबूलियत लिखवाया गया, इकरारनामा, कि आपको मैं इतना जमीन देता हूं, ये ऐसी जमीन है, यहाँ पे है, बहुत उपजाऊ है या कम उपजाऊ है। तो ये इकरारनामा लिखाया गया और किसानों को जमीन मिली, नाप करके बीघे में नापा गया जमीन को। भूमि का वर्गीकरण किया गया, किस तरह की भूमि है, बहुत अच्छी भूमि है, मध्यम अच्छी भूमि है, या निम्न कोटि की भूमि है, यानी उसमें कैसा उपज होता है, इस बात को तय करके रखा गया, ताकि इस भूमि से उसी तरह से टैक्स लिया जाए जैसी इसकी उपज शक्ति है। कर वसूलने की नीति जो थी वह भी बहुत ही खास थी। कर वसूलने के लिए नीति बनाई गई थी। नीति में कहा गया था कि कर वसूलने की जो नीति हो वह उदार हो, लेकिन कर वसूलने का जो नियम हो वह कठोर हो, उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है। हम जब नियम बनाएंगे तो हाँ, हम उदारता बरतेंगे कि अच्छा वो जमीन तो थोड़ी कम उपजाऊ है, वो तो बहुत गरीब को हम दे रहे हैं, तो उससे कम टैक्स ले, ये हम शुरू में ही हम निर्धारित कर लेंगे। लेकिन जब टैक्स फिक्स हो गया तो उसको वसूलने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतना है। जैसा कि हमने बताया कि भूमि कर व्यवस्था में अमीन की भी व्यवस्था की गई, जो जमीन नापने का काम करता था। इसके अलावे जो आमिल थे वो टैक्स लेने का काम करते थे। गांव में मुकद्दम जो थे ये टैक्स लेने का काम करते थे। इस तरह से भूमि कर व्यवस्था में शेरशाह ने बहुत अच्छा काम किया। भूमि का नाप करके उसका जो टैक्स वसूल किया हर साल फिक्स होता था,
इसके लिए जो अधिकारी होते थे उसका ट्रांसफर भी समय समय पे कर दिया जाता था, एक निश्चित समय पे, क्योंकि वो वहां पे जम ना जाए और जम करके वो वहां पे भ्रष्टाचार ना फैलाए, वहां से वो रिश्वत ना खाए। इस तरह से कहा जाता है कि शेरशाह जो है स्थानांतरण यानी ट्रांसफर वाला जो काम है वो इसने शुरू किया था, और इसलिए किया गया था ताकि कहीं पर कोई आदमी एक जगह जम करके बैठ ना जाए और वहां से भ्रष्टाचार करना शुरू ना कर दे, रिश्वतखोरी शुरू ना कर दे। तो यह शेरशाह की एक देन है। न्याय व्यवस्था, ऐसे तो न्याय व्यवस्था में जैसा कि कहा गया कि मुख्य न्याय का जो शक्ति था वह राजा के पास ही नहीं था, लेकिन मुंसिफ, ये सिकदार एक सिकदारन और मुंसिफ ए मुंसिफान, ये जो थे यह भी टैक्स लेने की व्यवस्था करते थे और न्याय की भी व्यवस्था करते थे। आमीन, मुकद्दम, सिकदार सिकदार और मुंसिफ है मुंसिफान जो है ये न्याय व्यवस्था के लिए थे। और न्याय व्यवस्था में हम क्या देखते हैं कि न्याय बहुत कठोर थी, सबके लिए बराबर थी। ऐसा नहीं कि ऊंचे लोगों को कम दंड की व्यवस्था थी, गरीब को अधिक थी, सबके लिए न्याय बराबर था। और न्याय के मामले में शेरशाह को कहा जाता है कि उसने एक बार अपने बेटे को भी नहीं बख्शा था, क्योंकि उसने एक बार गलत काम कर दिया, उसके बदले में उसे उतनी ही भयंकर सजा शेरशाह ने सुनाई। तो इस तरह से शेरशाह का कहना था कि हिंदू हो या मुसलमान सबको न्याय मिलना चाहिए, एकदम सही न्याय मिलना चाहिए। तो न्याय के क्षेत्र में जो इनका काम था वह बहुत बढ़िया था। मुंसिफ मुंसिफान से लेकर के अपने तक वो बहुत अच्छा न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में उन्होंने काम किया। लोक कल्याणकारी कार्य, जैसा कि हम लोग जानते हैं, बचपन से ही हम लोगों ने पढ़ा है कि शेरशाह ने लोक कल्याणकारी बहुत सारे कार्य किए। सड़कें बनवाई, सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए, पीने के लिए कुएं बनवाए, वृक्ष से उन्हें छाया मिलता, सरायें बनवाई, सराय यानी धर्मशाला जिसको कहा जाए। ये धर्मशाला का क्या काम था, जैसे कि तीर्थयात्री जा रहे हैं, व्यापारी जा रहे हैं, यात्री जा रहे हैं, तो उनको ठहरने के लिए एक जगह होनी चाहिए। तो इन सरायों में वो टिकते थे, उन्हें सुविधा होती थी। इसके अलावा ये जो सराय होते थे ये डाक विभाग का एक चौकी भी होता था। यहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह डाक जो जाता था, इस सब जगह में जमा होकर के आगे ऐसे बढ़ते रहता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लोक कल्याणकारी कार्य के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे बहुत सारे काम किए थे। गुप्तचर विभाग, जैसा कि बताया गया कि एक विभाग ही था, एक विभाग था दीवान ए वाजिद, जो दीवान ए वाजिद जो गुप्तचर व्यवस्था से ही संबंधित था। गुप्तचर व्यवस्था की वहां बहुत आवश्यकता थी। हमने देखा कि किस तरह शेरशाह का संघर्ष, युद्ध, राज सिंहासन पर बैठने के बाद भी तरह तरह के विद्रोह, तरह तरह के उत्पात, युद्ध होते थे। इसे जानने के लिए राज्य में शांति सुव्यवस्था हो, साथ ही साथ हमारा राज सिंहासन भी सुरक्षित रहे, इसके लिए उन्होंने गुप्तचर की व्यवस्था की थी। और ये गुप्तचर नियुक्त होते थे राज्य के द्वारा, इन्हें वेतन मिलता था, बहुत सारे घोड़े इन्हें दिए गए थे, हर खबर इन तक समय पे पहुंच जाती थी। तो इस गुप्तचर व्यवस्था या गुप्तचर विभाग जो इन्होंने बनाया था वह राज्य के लिए या जनता के लिए भी कल्याणकारी था। अगर जनता के लिए कहीं पर कुछ अशांत प्रवृत्ति के लोग, विद्रोही प्रवृत्ति के लोग कुछ गलत करना चाह रहे हो, अशांति फैलाना चाह रहे हो, तो
इस पर भी लगाम लगाया जाता था इन गुप्तचर विभाग के द्वारा। मुद्रा व्यवस्था, जैसा कि हम लोगों ने देखा बाबर के आने के पहले तक स्थिति खराब हो गई थी और बाबर के आने के तुरंत बाद वो कितनी जल्दी कितना काम करता है। मुद्रा व्यवस्था भी माने लुंज पुंज हो गई थी। शेरशाह ने पुरानी सारी मुद्राओं को बंद किया और नई मुद्राओं का चलन किया। सोना चांदी और तांबा का मुद्रा चलन में नया निकाला गया और इससे भी जो है राज्य को एक बल मिला, क्योंकि मुद्रा व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ा सी गई थी। सैनिक व्यवस्था, हमेशा युद्ध करना है, हमेशा विद्रोह को दबाना है, तैयार रहना है, तो इसके लिए एक परमानेंट सैनिक की जरूरत थी और शेरशाह ने एक परमानेंट सेना की व्यवस्था की। अलाउद्दीन खिलजी जिसने सेना पर बहुत ध्यान दिया था, बिल्कुल इसी तरह शेरशाह ने भी अलाउद्दीन खिलजी की तरह सेना, एक स्थायी सेना बनाई, सेना की नियुक्ति की। घुड़सवार, हाथी, पैदल सेना, ये सारी सेनाएं बनाई। घोड़ा पे जो है छाप मुहर मारा जाने लगा, यानी कि एक उस पे दाग, घोड़ा को दागने की प्रथा जिसको कहा जाता वो चली। युद्ध काल में जो है सेनापति का महत्व तो था ही, लेकिन मुख्य सेनापति राजा ही होता था। और साथ ही साथ जिस समय शांति का समय होता था उस समय सेना अन्य अन्य क्षेत्रों में काम करती थी, किसी विभाग में वो हेल्प करती थी। इस तरह से सेना की व्यवस्था, सेना का नियुक्ति, उसका वेतन निर्धारण करना, ये सारा कुछ नए तरीके से शेरशाह ने शुरू किया। कहा जाता है कि इनके सेना में 1.5 लाख पैदल वाले थे, 10,000 घुड़सवार थे, 5,000 हाथी थे। ऐसे से कहने का अर्थ है कि एक बहुत ही मजबूत सेना शेरशाह के पास थी। व्यापार वाणिज्य, जब भूमि कर व्यवस्था शासक के द्वारा की जाती है, जब किसानों की सुविधा, उसके हित की बात कही जाती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि कृषि के क्षेत्र में उन्नति होती है। और जब कृषि के क्षेत्र में उन्नति होती है तो व्यापार वाणिज्य सभी कुछ में उन्नति होना तय हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं, चूंकि भूमि व्यवस्था पर शेरशाह ने बहुत ध्यान दिया था, तो स्वाभाविक है व्यापार और वाणिज्य की स्थिति में भी सुधार होने लगा और सड़क मार्ग पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए सड़कें बनवाई गई। हम सभी जानते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड जिसे हम कहते हैं, वह शेरशाह ने ही बनवाया था। कलकत्ता से लेके पेशावर तक उसको था वो, और उसको कहा जाता था सड़क ए आजम, उस सड़क का नाम था। इसके अलावा हम देखते हैं और भी रास्ते सड़क बनवाए गए, जैसे कि आगरा से लेकर के जोधपुर, जोधपुर से चित्तौड़, लाहौर से मुल्तान, इस तरह से बहुत सारी सड़कें बनाई गई जिससे आवागमन में सुविधा हुई, व्यापारियों को भी, आम जनता को भी, और इससे टैक्स भी राज्य को मिला। जब व्यापार वाणिज्य होने लगा तो टैक्स भी सरकार के पास आने लगा और सरकार जो है अपनी अच्छी तरह से सरकार चलाने लगी। इसमें एक चीज छूट रहा है, कर व्यवस्था की बात मैंने नहीं की। कर व्यवस्था, कर व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था की जहां तक बात करें, बहुत सारे जो बने थे विभाग, वो शहर में या जिले में या प्रांतों में किसी तरह की अशांति ना हो, उसके लिए पुलिस व्यवस्था की गई थी। साथ ही साथ जो सैनिक थे शांति के समय में, वह इधर भी ध्यान देते थे।
तो इस तरह सुरक्षा व्यवस्था, आम जनता सुरक्षित रहे, इसके लिए ये मुकद्दम हो या शिकदार हो या सूबेदार हो, सभी अलर्ट रहते थे कि राज्य में, प्रांत में शांति और सुव्यवस्था बनी रहे। कर व्यवस्था, कर व्यवस्था जैसा कि मैंने बताया कि मुख्य तो कृषि से ही आता था टैक्स। भूमि को 3 भागों में बांटा गया था, 1/3 कर लिया जाता था। तो इसकी आलोचना भी की जाती है कि 1/3 कर लेना, जो बहुत उपजाऊ भूमि थी उसमें भी उतना ही लिया जाता था, जो कम उपजाऊ थी उसमें भी उतना ही लिया जाता था। तो इस तरह से ये टैक्स आता था, नगद के रूप में आता था, अनाज के रूप में भी आता था। लेकिन ज्यादा कोशिश की जाती थी कि टैक्स नगद के रूप में ही आए, इस बात का ज्यादा जोर रहता था कि नगद में टैक्स आए। साथ ही साथ जो व्यापार वाणिज्य होते थे उससे भी टैक्स आते थे। साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया कि टैक्स वसूलने में किसी तरह की रियायत नहीं बरती जाती थी, क्योंकि शुरू में ही टैक्स जो है वो कम करके उदारता के साथ लगाए जाने की बात कही गई थी। तो कर व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। जो अधिकारी थे, जैसा कि मैंने बताया कि जो अधिकारी थे उनका स्थानांतर या उसका ट्रांसफर जो है होते ही रहता था, जिससे कोई भी एक जगह जम के नहीं बैठते थे और ना ही तो वो मनमानी करते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शेरशाह ने अपनी शासन व्यवस्था में हर क्षेत्र को बहुत ही सटीक तरीके से, सुचारू तरीके से, नए तरीके से अपने अनुभव पर चलाने की कोशिश की। जो उन्होंने देखा कि यहाँ ये गलत है, इसमें ये सुधार होना चाहिए। अगर शेरशाह 15 से 20 साल और शासक रह जाता तो बात ही कुछ और होती, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई बहुत जल्दी। और लेकिन फिर भी इतने कम समय में उन्होंने जो किया वो बहुत है। बाबर भी 4 साल शासन किया, लेकिन बेचारा युद्ध ही करता रह गया, उसे शासन प्रबंध करने का समय ही नहीं मिला। तो इस तरह शेरशाह एक बहुत अच्छा शासन प्रबंधक था, बहुत अच्छा प्रशासक था। लेकिन बहुत बार उसकी आलोचना की जाती है कि हाँ, उन्होंने तो बहुत कुछ किया, ट्रांसफर वाली व्यवस्था की, लेकिन ये ट्रांसफर वाली व्यवस्था से कुछ हुआ नहीं। वो जो अधिकारी होते थे वो फायदा उठा ही लेते थे, या इसके उनके मरने के बाद फिर वही पुरानी व्यवस्था लागू हो गई। जो टैक्स का जो नियम था वह बहुत कठोर था, वो सही नहीं था। तो ऐसे क्या आलोचना की जाती। तो खैर, किसी भी चीज में गुण होता है तो कुछ दोष होना स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी यह कहा जा सकता है कि शेरशाह का शासन प्रबंध अपने आप में एक अनूठा शासन प्रबंध था, जिसे अपना करके राज्य में सुख शांति समृद्धि लाई जा सकती थी या लाई जा सकती है, ये भी कहा जा सकता है। तो इसके साथ ही आज मैं इस चैप्टर को यहाँ समाप्त करती हूँ।